हेलो एवरीवन, मैं आदिल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आदिल मैथ्स पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, डेली आपकी लाइव क्लास में लेता हूं रात को 9 बजे। लेकिन आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे और उसी को लेकर ये मेरी वीडियो है। तो सबसे पहले, जैसा आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा मैं आपको आज से सीजीएल 2023 प्री के जो भी आपके मैथ के क्वेश्चन हैं, कि प्रत्येक शिफ्ट में आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, तो वो सारे मैं यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। तो यहाँ पर हम करेंगे शिफ्ट वाइज। जैसे आज मैं आपसे जो डिस्कशन करने वाला हूँ, वो 14 जुलाई शिफ्ट 1 के पेपर का हम सॉल्यूशन देखेंगे। और मैं आपको बिल्कुल वही सॉल्यूशन बताऊंगा जो कि आपको पेपर में अप्लाई मेथड करने होते हैं, वो सभी हम सीखेंगे। अब उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं। देखो, आप जो भी स्टूडेंट्स किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बस कंडीशन ये है कि आपका जो एग्जाम है वो कौन सा हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। यानी आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका सीजीएल हो या फिर आपका सीएचएसएल हो, सीपीओ हो या फिर आपका सीडीएस, कुछ भी हो। तो उसके लिए हमारा एक 9 बजे बैच चल रहा है, जो कि यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। 9 बजे लाइव होता है, 9 PM डेली। इसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ, मैथ फाउंडेशन बैच के नाम से, जिसमें हम परसेंटेज कर चुके हैं, प्रॉफिट लॉस हम कर चुके हैं, और अब हमारा इसमें टॉपिक चल रहा है डिस्काउंट। तो सभी भाई जो भी वीडियो को देख रहे हैं, कोशिश करें आप लाइव आए, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और वीडियो को लाइक शेयर तो आपको करना ही करना है। दूसरी बात समझिए, अब देखो, जो हमारी पीडीएफ है, जो डेली क्लास होती है, उसकी जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करता हूँ। जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है मैथ्स बाई आदिल सर। जो मेरा नाम है उसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। तो आप जाके इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपकी क्लासेस में लेता हूँ लाइव, उसमें जितने क्वेश्चंस कराता हूँ नेक्स्ट डे, यानी अगले दिन, वो सभी यहाँ पर मैं इसकी पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर ये कुछ हमारी छोटी छोटी बातें। अब देखो, दूसरी बात ये आती है कि जब हम पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं या किसी टीचर से पढ़ते हैं, तो हमारे मन में बहुत ज्यादा डाउट होते हैं। अब हमारे मन में वो डाउट क्या होते हैं? डाउट ये होते हैं कि जिस टीचर से हम पढ़ रहे हैं, कि उनसे पढ़ के हमारा एग्जाम क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। क्योंकि आजकल देखो, अगर आप लोग देखोगे तो यूट्यूब पर आपको इतने टीचर मिल जाएंगे ना। जैसे आपको यूपी पुलिस, जीडी, सीजीएल वगैरह, आपको इनको पढ़ाते हुए बहुत सारे टीचर मिलेंगे। लेकिन होता क्या है, उसमें बहुत कम ऐसे टीचर हैं जो जिन्होंने सीजीएल दिया है या फिर सीजीएल मेंस क्वालिफाई किया हुआ है। वरना मैक्सिमम ऐसे आपको लोग यूट्यूब पर देखने को मिलेंगे जो केवल आपको सीजीएल का बता देंगे कि हम जो तैयारी करा रहे हैं वो सीजीएल की करा रहे हैं, लेकिन कभी ना तो उन्होंने सीजीएल को फेस किया, ना ही वो क्लियर कर पाए हैं। तो इस वजह से, तो ये जो आपके मन में डाउट है, इसको मैं थोड़ा दूर कर देता हूँ। देखो, मैं अगर अपनी बात करूं, क्योंकि हम सीजीएल या फिर सीपीयू, सीएचएसएल, इनको लेकर चलेंगे, हमारा टारगेट यही रहेगा। बाकी अदर जो एग्जाम्स हैं उनको भी लेकर मैं क्लासेस लेता रहता हूं, लेकिन फिलहाल में इसी पर बात करते हैं। तो सीजीएल, एसएससी सीजीएल, जो हमारा सीजीएल प्री प्लस मेंस होता है। देखो, आप ये तो सभी को पता है, अगर मैंने मेंस फेस किए हुए या मेंस मैंने क्लियर किए, तो उससे पहले तो प्री देंगे। तो ये मैंने 4 टाइम्स क्लियर किया हुआ है, यानी 4 बार ये मैंने क्लियर किया हुआ, जैसा कि आपको थंबनेल पर भी लिखा हुआ है। अब इसमें भी जो मेरा हाईएस्ट स्कोर है, अगर मैथ की बात की जाए, तो देखो, प्री में जो मैथ है उसमें मेरा 50 आउट ऑफ 50 है। और बाकी जो हमारा सीजीएल 19 का जो मेंस का पेपर था मैथ्स का, उसमें मेरा स्कोर नॉर्मलाइजेशन 211, यानी 200 में से कितने, 211 ये है विद नॉर्मलाइजेशन। अब ऐसा होता है ना कि आप लोगों के मन में डाउट होता है, तो जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे वगैरह, उन सभी को पता है नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स ज्यादा हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये दूसरी बात आती है भैया, सीपीओ। अब जो सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या है, तो सीपीओ प्री मैंने दिया है 2 बार, और दोनों बार मेरा क्लियर है। ये तो 2 टाइम्स मैंने ये क्लियर किया हुआ है। क्योंकि मैं मेंस नहीं दे सकता, मेरी हाइट नहीं है, तो फिजिकल में मैं एप्लीकेबल नहीं, फिजिकल में फिट नहीं हो पाता, तो इस वजह से केवल मैं प्री देता हूँ, या प्री दिया हुआ अब तो खैर नहीं देता। उसके बाद सीएचएसएल, तो सीएचएसएल में भी मैंने यहाँ पर जो हमारा प्री मेंस, देखो, एक तो प्री मेंस होता है, जैसे आप जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है ना वो, लेकिन अब तो ये भी पैटर्न चेंज हो चुका है। तो ये भी मैंने 2 टाइम्स क्लियर किया हुआ है। इसी तरह से एमटीएस मैंने
एमटीएस तो ज्यादा है, 3 टाइम्स होगा शायद। तो ये, और इसके बाद जैसे आप अगर बात करें आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की, आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल, तो एसआई और कांस्टेबल ये भी मेरे क्लियर हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा हाईएस्ट स्कोर था 107 आउट ऑफ 120 ये था, जिसमें मैथ मेरा 50/50 था, यानी 100% मेरे मैथ में यहाँ पर स्कोर था। तो सभी, इसके बाद फिर आरआरबी एनटीपीसी की बात कर लेते हैं। तो एनटीपीसी में जो मेरा प्री था, देखो प्री में जीएस मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो जो प्री हुआ था, जो क्वालिफाई था, उसमें मेरे मार्क्स थे 85 आउट ऑफ 800, समझे। अब यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मेरे ना ऑल लेवल क्लियर थे, बच्चों के मन में ये डाउट होता है कि अच्छे इतने सारे एग्जाम निकाले हैं तो यहाँ पढ़ा रहे हैं। देखो मैं जॉब कर चुका हूँ, रिजाइन भी कर चुका हूँ, इस पर मैं किसी दिन वीडियो बनाऊंगा सेपरेट, बिल्कुल पूरी तरह से। तो यहाँ पर ये सारे एग्जाम हैं, और भी एग्जाम है जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल वगैरह हो गए, तो उन्हें मैं काउंट नहीं करता, यानी जो काउंट करने के लायक है केवल मैं वही बता रहा हूँ आप लोगों को। तो इसलिए आप यहाँ पर अगर, तो इन सब के बाद, क्योंकि यहाँ पर देखो मैं ऑफलाइन टीचिंग भी करता हूँ, तो उससे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का, और उसी के बेस पे मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे ये पता है कि बच्चे को कहाँ पर डाउट आता है, कहाँ पर नहीं आता है, क्योंकि ऑफलाइन में ये चीजें हमें अच्छे से पता होती हैं कि बच्चे के डाउट कहाँ पर बनेगा। तो इसलिए अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो उसको निकाल दें इन चीजों को लेकर, कि आपका मुझसे पढ़ के एग्जाम हो गया नहीं, तो इस बात की गारंटी है भाई, अगर जैसे मैं बोलता हूँ वैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, वैसे तैयारी कर रहे हैं, तो आपका 100% एग्जाम क्वालिफाई होगा, और आप मैथ में तो 100 यानी 100% स्कोर कर पाएंगे। कि ऐसा ही नहीं, मैंने बहुत से ऐसे बच्चों को भी अच्छा स्कोर मैथ में करवा दिया है जो काफी मैथ को लेकर परेशान रहते थे, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी होती है, तो वही हमें फॉलो करनी होती है। तो सबसे पहले अगर हम आज की बात करें, तो आज हम करेंगे 14 जुलाई, 14 जुलाई 2023, 14 जुलाई 2023 को जो हमारी शिफ्ट 1 हुई थी सीजीएल की, शिफ्ट 1, इसका सॉल्यूशन यहाँ पर आज हम करने वाले हैं। 14 जुलाई 2023 में जो हमारी शिफ्ट 1 है, इसका सॉल्यूशन आज हम करेंगे। तो 25 क्वेश्चन, बिल्कुल आपको बेस्ट अप्रोच यहाँ पर बताई जाएगी, एग्जाम ओरिएंटेड, केवल कहने से काम नहीं चलता, यहाँ पर आप खुद अप्लाई करोगे तभी तो कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है, यदि ए बी का 95% है तो ए का कितना प्रतिशत बी है। सबसे पहले तो अगर आप इसको देखें तो आप क्या कर लें, देखो आप ये कह सकते हैं सर ए बी का 95%, तो बी का अगर आप ये 95 मानेंगे तो एक तो ये है कि आप 95% को फ्रैक्शन में लिख लें, या फिर आप ये कर लें कि बी अगर हमारा 100 है तो ए कितना होगा, बी का 95%, तो ये 95 होगा। अब हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया तो ए का कितना प्रतिशत बी। अब एक बात याद रखिए, जिसके का साथ का लिखा हुआ ऑफ उसको आप बटे में लें, और अब पर क्या आ जाएगा बी, परसेंट के लिए आप करते हैं गुणा 100। अब यहां पर आप ये बताइए बी आपको कितना दिया गया, तो आप कहेंगे सर बी दिया है 100, ए कितना दिया गया 95 दिया गया, और गुणा फिर से आप यहां पर कितना कर लें 100 कर लीजिए। तो ये तो क्लियर है कि आपका जो आंसर आएगा वो 100 से अधिक आएगा, सारे ऑप्शन वही दे रखे हैं। 5 से डिवाइड कर लिया आपने इसको 5 बार, और ये 19 बार, तो ये कितना आ गया, तो ये बना आपका 500/19%। तो ये कितना 19 दूनी, हाँ जी, क्योंकि 5 से अगर आप इसको डिवाइड करें तो 5 से ये कटेगा आपका 20 बार, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आएगा आपका 2000, यानी 2000/19, तो ये कितना 19 से कम 19 आ जाएंगे, फिर यहाँ पर 10, और आगे क्या होगा आपका ना जाने की जीरो आ जाएगी, फिर 19 पंजे 95, तो शेष बचेगा 5, तो 105 सही 5/19% ये आ जाएगा। ऐसे आप इसको कर सकते हैं। अब देखो ये तो हो गया कि बहुत आप इसको इतना ज्यादा लिखें तब जाके आप कर पाए। अब यहाँ पर जब पेपर सॉल्यूशन की बात चल रही है तो इसका मतलब आपको ये चीजें आती होंगी, और जब ये आपको आता है तो आप क्या करेंगे पेपर में वो समझिए। आपसे बोला गया जो ए है वो बी का कितना
95% दिया गया, तो 95% को आप लिख सकते हैं 19/20। तो ये ए दे रखा है, ये बी, क्योंकि जिसका भी दिया जाएगा ए बी का, तो बेस आपका बी होगा, ये ए होगा। अब इसने बोला कि जो बी है ए का कितने परसेंट, ये आपको पता करना था। अब यहाँ पर आप करें गुणा 100, तो ये कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये 2000/19% आएगा। और इसको भी हल करेंगे तो ये कितना, तो ये बनेगा 105 सही 5/19%। तो ये फाइनली आपका आंसर बनेगा। इस तरीके से आप इसको पेपर में अप्लाई करेंगे, समझ गए, ये आपको करना है। अब यहां पर आ जाते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखें। देखो कोई भी अगर आपको डाउट है तो ये जो स्क्रॉल चल रहा है ना नीचे रेड कलर में, आप अगर देख सकते हैं तो इसमें मेरा नंबर दिया हुआ है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर कोई और ज्यादा डाउट है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करना कि आप व्हाट्सअप ही करें, कॉल ना करें। अब दूसरा क्वेश्चन हमें दिया है, सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक, यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाना है तो इसके अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए। अब जरा समझिए, हमें दिया गया जो सरसों का तेल है, सरसों का तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना, 25% अधिक है। तो आप पहले तो मुझे ये बताइए 25% की जो फ्रैक्शन है वो 1/4 होती है, 1/4। अब अंकित मूल्य किससे अधिक आ रहा है भैया, क्रय मूल्य से, तो ये जो बेस है यहाँ पर, क्योंकि ये 25% आपको ये क्रय मूल्य होगा हमारा, क्योंकि अधिक दे रखा है, और ये अधिक या कम प्लस आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा CP4 है तो हमारा जो अंकित मूल्य होगा वो 4 और 1 5 होगा। अब आपसे बोला गया अगर आप इसको लाभ या हानि पर ना बेचें तो आप इसको कितने परसेंट डिस्काउंट पर बेचेंगे, यानी कितने परसेंट कम पर आप इसको बेच सकते हैं। तो यहां पर अब जो हमारा बेस प्राइस है वो कितना, जो MP दिया गया वो है 5 रुपए। इसके बाद आपको 1 का लाभ हो रहा था, भैया इसी को हटा दो, तो आप क्या करेंगे, 5 की वस्तु आप कितने कम में बेचेंगे, 1 कम में, तभी तो आप इसको 4 में बेच पाएंगे, और गुणा यहाँ पर 100 कर लेंगे। अगर आप 5 से 100 को डिवाइड करें तो ये 20 बार, तो ये कितना आ जाएगा, 20%। तो कितने कम में हम इसको बेच सकते हैं, इतने में। या फिर आप इसको चाहे तो ऐसे लिख लो सर, CP लिख लो आप और MP लिख लो, यानी अगर हमारा क्रय मूल्य 4 रुपए तो हम इसको कितने पर अंकित करा, हमने इसको 5, यानी अगर हमने इसको 4 में खरीदा तो हमने इस पर 5 रुपए अंकित कर दिया। लेकिन आपको ना तो लाभ चाहिए ना हानि, तो आप फिर से इसको 4 में बेचेंगे तो 1 रुपया कम कर देंगे। अभी जो 1 की कमी की आपने की 5 पर, तो गुणा करिए 100। देखो यहां पर मैं वो आपको बता के चल रहा हूं क्या क्या पॉसिबिलिटी आपके यहाँ पर बनेंगी, समझे। तो इस तरीके से आप इसको बना देंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। इसके बाद आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 को देख लेते हैं और देखते हैं आप लोग कैसे बना पाओगे इसे। अगर हम इस क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो ये आपको टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिया गया। आपको दिया है ए एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। वे एकांतर दिन के आधार पर काम करते हैं। वो काम कैसे करते हैं, एकांतर दिन के आधार पर काम करते हैं। ए से शुरू करते हैं, ए और बी दोनों 5 दिन के लिए इस तरीकों का पालन करते हैं। ए और बी दोनों कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए इस तरीके का पालन करते हैं, और फिर एक काम छोड़ देता है तो बी शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो हमें याद करना है कि बी जो शेष काम है उसे कितने दिन में पूरा कर देगा, ये हमें बताना। देखो सबसे पहले जब कभी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ जाए तो पहला काम जो आपको करना होता है, आप सबसे पहले ये देखिए ए इसको कितने दिन में कर रहा है, तो आप कहेंगे सर 25 दिन। 20 को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन। तो पहले आप काम पता करिए। तो आप अगर 25 और 30 का एलसीएम लेंगे तो 25-30 का एलसीएम आ जाएगा 150। तो हमने ये मान लिया कि हमारे पास जो टोटल वर्क है या काम है वो कितना, 150 है। तो ए अगर 25 दिन में 150 काम करेगा तो एक दिन में कितना, 6 करेगा। और बी अगर 30 दिन में 150 तो एक दिन में कितना, 5 कर देगा, क्योंकि 3 पंजे 15 और 25 छिक्के 150 होते हैं। अब इसने कहा कि यहाँ पर अल्टरनेट डेज पर काम किया जाता है, पहले ए काम करता है और ऐसा इन्होंने 5 दिन किया। अब जरा समझना,
अगर ये अल्टरनेट डेज पर 5 दिन काम करें तब क्या क्या पॉसिबिलिटी यहां पर बनी। देखो सबसे पहले हमने पहले दिन ए से काम कराया, ए कितना काम करेगा 6। हमने दूसरे दिन बी से काम कराया तो बी कितना काम करेगा 5 कर लेगा। फिर आप तीसरे दिन ए से काम कराएंगे तो ये कितना करेगा 6। फिर आप चौथे दिन बी से काम कराएंगे तो ये कितना करेगा, तो आप कहेंगे सर ये कर देगा 5। फिर आप पांचवें दिन ए से काम कराएंगे तो ये कितना करेगा 6। तो यहां पर अगर आप इस काम को देखें तो 6 18, ये काम कितना हो चुका है 28, जबकि टोटल काम कितना था 150। अगर आप इसको घटा दें 10 में से 8 गया 2 तो ये 122 निकल कर आ गया। तो ये जो 122 काम है हमें ए से कराना है, जबकि ए एक दिन में कितना करता है 5। 5 से डिवाइड कर लें, 5 दूनी 10 यानी 24 सही 2/5 दिन आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा। तो क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया, यानी इस तरीके से आप इसको बनाइए। जब आप ऐसे बनाएंगे तो इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको कर सकते हैं। 24 सही 2/5 दिन ऐसे आप इसको बना देंगे। समझ गए? तो ये हमारा क्वेश्चन था जो सीजीएल प्री में हमारा पूछा गया था। 14 जुलाई का ये हमारा पूरा पेपर चल रहा है, तो इस तरीके से आप इसको बना पाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 4, बताएं आप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या बनेगा, यानी कैसे आप इसको कर पाएंगे वो देख लेते हैं। देखो यहां पर मैंने कोई डाउट आपके लिए छोड़ा नहीं है, वरना आप इनको ना लिख के पेयर बना लें। जैसे आपको 5 दिन काम किया, पहले क्वेश्चन पर आए 3 पर, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। जब 5 दिन काम और ए कर रहा है स्टार्टिंग में, तो यहां पर ए 3 दिन काम करेगा और बी 2 दिन काम करेगा। तो ये एक दिन में 6 करता है तो 3 दिन में ये 18 कर देगा। बी एक दिन में 5 करता है तो ये 10 कर देगा। तो ये मिलकर कितना कर रहे हैं 28। तो अभी कितना बचा 122, और 122 को आप डिवाइड किससे कर लें आप, क्योंकि ये काम किससे कराएंगे, जब ए काम छोड़ देगा तो बी से कराएंगे। जब बी से कराएं आप तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, यानी 24 सही 2/5 ये काम आपको करना पड़ेगा। समझ गए? तो ये और भी छोटा हो जाएगा, ऐसे आप इसको बना दीजिए तो और सिंपल होगा। लेकिन याद रहे कि जब आपका बेस मजबूत होगा तब आप ये कर पाएंगे। मुझे लग रहा है पहले मैंने शायद ए लिख दिया था, उसको देख लेना, बी होगा वो ए नहीं होगा। अब आप इस क्वेश्चन पर आ जाएं। आपको दिया है अपनी यात्रा के एक भाग के रूप में एक व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120 किलोमीटर की यात्रा करता है। अगले 100 किलोमीटर की यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक स्थान पर वापस आता है। तो पूरी यात्रा में व्यक्ति की औसत चाल लगभग में क्या होगी। अब जरा देखें इसको। देखो मान लें आपको यहां पर कोई पॉइंट दिया गया, स्टार्टिंग पॉइंट जिसको मैंने ऐसे लिखा। अब ये व्यक्ति यहां से यहां तक एक आपको दूरी और एक यहां पर दिया गया आपका एंडिंग पॉइंट। अब जरा समझना आप इसको। जब आपको ये दिया गया तो आपसे ये बोला गया कि जो पहली दूरी है, यानी ये जो आपको डिस्टेंस यहां पर दी है, ये आपको 120 किलोमीटर दी गई, और ये जो दूसरी डिस्टेंस है ये आपको कितनी 100 यानी 100 किलोमीटर दी गई। लेकिन जब ये वापस लौटेगा इधर आएगा तो यहां पर ये कितनी होगी, टोटल आप ऐड करें तो ये बनेगी आपकी 220 किलोमीटर। इसके बाद अगर आप पहली चाल की बात कर लें तो इसकी जो पहली चाल है वो कितनी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपको इसकी चाल दी गई। और जो यहाँ पर चाल है वो कितनी, वो है आपको दे रखी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर वापस लौटने की चाल आपको दी गई 75 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दिया गया। यानी ये जानकारी आपको क्वेश्चन में गिवन है। देखो अभी तक हमने क्वेश्चन किया ही नहीं, केवल हमने समझा कि क्या हमें दिया है। तो आपके पास फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल चाल। तो दूरी कितनी होगी 120, 100 और 220। जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये बनेगी 440। क्योंकि आप यहां पर क्या निकाल रहे हैं, तो बेटा आप निकाल रहे हैं एवरेज स्पीड। आप क्या निकाल रहे हैं यहां पर, एवरेज स्पीड आप पता कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप 80 से 120 को, क्योंकि बटे में लेना आपको टाइम, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा आपका 3/2। इसके बाद फिर प्लस कर लें, जब आप 100 को 40 से भाग देंगे
तो ये बनेगा आपका 5/2। इसके बाद प्लस, जब आप इसको देखें तो 5 एकम 5, 5 25, और ये आ गया 44। तो ये क्या बनेगा आपका 44/15, ये बन जाएगा। अब यहां पर भी जब आप इसको आगे हल करेंगे तो ये कितना, तो ये होगा 440 गुणा 15, क्योंकि यहां पर ये 15 ऊपर चला जाएगा, 5 और 3 8, जब आप इसको देखें तो ये बनेगा 4, यानी 4 प्लस 44/15, तो ये कितना, 15 चौका 60, तो ये आएगा 104/15, तो 15 चला गया ऊपर। अब आप इसको डिवाइड कर लें 4 से, जब 4 से डिवाइड करें तो ये बनेगा 4 दूनी 8, कितना, और ये 4 छिंग 24, 4 से ये कटेगा 110 बार, 2 से ये कटा 13 बार, और ये 2 से 55 बार, गुणा कर लें 15 पंजे 75 आ जाएंगे, इधर जगह नहीं है, तो ये बनेगा आपका 15 पंजे 75, और 15 पंजे 75 और 7 82, तो कितना आएगा, सबसे पहले 13 छिंग 78, कितने बचेंगे 55, 13 चौका 13 छिंग 78 हो जाएगा, ये 45 बचेंगे, और 13 × 3 = 39, तो 63 जो ऑप्शन दिया है आपको केवल एक ही दे रखा है, वो है कितना, 63.46 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पर इस बात को आप ये समझें कि जब आप ये क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो केवल जो मैंने ये लिखा है ना ब्लैक में, केवल आपको इतना करना है पेपर में। ये जो मैंने यहाँ पर समझाया है, ये केवल समझाने के लिए, जब आप प्री देंगे तो इतना मैथ आप पढ़कर जाएंगे, आपको ये बात पता रहे, ये फॉर्मूला आपको पता हो, समझे। जो पहली बार अगर देख रहे हैं या बिगिनर हैं, तो उनके लिए मैंने बता दिया है, हमारा जो मैथ फाउंडेशन का बैच है वो 9 बजे से चल रहा है, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो सभी आप उसमें लाइव आए और एक बार पढ़ के देखें, तब आपको पता लगेगा कि वहां पर किस लेवल का मैं आपको पढ़ा रहा हूं या किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए 5। आपको दिया है 8 पुरुष एक काम को 45 दिन में और 8 महिलाएं उसी काम को 18 दिन में, तो 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। देखो यहां पर ये एमडीएच का क्वेश्चन दे दिया, आपको दिया गया 8 पुरुष 8 मैन इस काम को करते हैं कितने दिन में, तो आप कहोगे सर 45 दिन में। दूसरा, आपको दिया गया 8 महिलाएं वुमेन कितने दिन में करती हैं इस काम को, 18 दिन में करती हैं, यानी 45 और 18 आपको दिया गया। तो भैया आप 8 से तो 8 को डिवाइड कर लो, यहाँ पर 9 पंजे 45 कर लो, और यहाँ पर 9 दूनी 18 कर लो, तो जो m का मान होगा वो 2 आ जाएगा, जो w का मान है वो 5, यानी जो m के साथ होगा वो w का मान, जो w के साथ होगा वो इसका मान होगा m का होगा। तो यहां पर अगर आप देखें तो m आ जाएगा 2 और आपका w आ जाएगा 5। अब अगर आप ये कहें कि हमें यहाँ पर 8 पुरुष किसी काम को अगर 45 दिन में करते हैं, तो आगे इसने क्या बोला, तो इसने आपसे कहा तो 5 पुरुष और 8 महिलाएं कितने, 5 पुरुष और 8 महिलाएं इसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो आपको यहां पर पता करना है D2। दूसरी बात समझे, m आपको दिया गया 2, m आपको 2 दिया गया और w आपको 5, तो ये बनेगा 8 दूनी 16, और यहाँ पर गुणा आप 45 कर लें, बराबर करें तो 5 दूनी 10, 8 पंजे 40, तो 10 और 40 आ जाएगा 50, गुणा आ जाएगा D2। अब यहां पर 5 दूनी 10, ये 50 आ रहा है, भैया ये क्या पूरा पूरा डिवाइड हो पा रहा है, अच्छा नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, तो 5 से आपने इसको 10 बार डिवाइड कर लिया, और ये 5 ने 45, ये 2 पंजे 10 बनेंगे और 2 अट्ठे 16, तो 9 अट्ठे 72, और जब आप इस 5 को इधर लाएंगे तो ये बटे में आ जाएगा, तो यहाँ पर ये कितना, ये बनेगा आपका 14 सही 2/5। तो इस तरीके से आप इसको बना दीजिए, ये फाइनली आपका आंसर बनेगा कितना, 14 सही 2/5 आपको सी ऑप्शन में दिया है। तो यहां पर भी अब एक बात और समझिए, भैया आपको ना पेपर में ये लाइन भी नहीं लिखनी, इसको आप कैलकुलेट करेंगे अपने माइंड में, तो डायरेक्ट आप ये करेंगे, समझे। लेकिन होता क्या है कि जब आप स्टार्टिंग में तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो वहां पर ये चीजें थोड़ा समझने में आपको दिक्कतें देती हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 6, और भैया बताएं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या बनेगा आपका, फिर देखते हैं इसमें इसको जल्दी से। देखो यहां पर अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, 6 में क्या दिया है आपको,
आपको दिया है 6 की पावर 25, 26, 27, 28। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो ये बात देखें आप, मिनिमम पावर आपको दी गई 6 की पावर 25, तो आप यहां पर कॉमन ले लें 6 की पावर 25। तो जब आप 6 की पावर 25 कॉमन लेंगे तो यहाँ एक बचेगा, 26 में से 25 लेंगे तो 6 बचेगा, 27 में से 25 लेंगे तो 6 का वर्ग 36, और ये कितना आ जाएगा 6 की पावर 3, 216। तो 6 थी 18 और एक कितना आ गया 9। अब आप 9 देखो ऑप्शन में, केवल आपको एक ही दिख रहा है, ये होगा 625, 6 की पावर 25 गुणा 259। तो यहां पर ये किससे डिवाइड होगा, इसमें 259 है, तो इसका मतलब यही आपका आंसर आएगा 259, 259। बस हो गया ये। तो ऐसे आप इसको बनाएंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई डाउट आपको यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। इसी तरीके से ना सारे जितने भी आपके पेपर हुए हैं 39 यानी 39 पेपर हैं, तो सभी को करेंगे। बस ये है कि आप लोगों का प्यार मिलता रहे, तो इसी तरीके से करते रहेंगे सभी को। अब यहां पर अगर हम इस क्वेश्चन को देख लें, ये आपका डीआई का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आजकल आपको देखने को बहुत ज्यादा मिलते हैं, और ये क्वेश्चन आपको ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, समझे। तो कंफ्यूजन आपको ना हो तो उसके लिए बिल्कुल आपको मैं बेसिक से समझा के चलूंगा, फिर फाइनली आपको क्या करना है वो भी। इसे आपको दिया है तालिका के आधार पर कुल 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है, जबकि इसने बोला कि यहां पर जो मैक्सिमम अंक हैं वो कितने 50। अब जरा समझना, जब पेपर भैया आपका 50 नंबर का और इसने बोला 20% से कम, जबकि 20% तो 1/5 होता है, तो आपको ये देखना है 10 नंबर से कम लाने वाले कितने विद्यार्थी। तो आप अगर लास्ट में देखें, इसने कुल पूछा है, तो सबसे पहले आपको दिया है कुल, ठीक है, बटे में देर, सॉरी सबसे जो थर्ड लाइन है वो देखेंगे आप नीचे वही है। इसके बाद फिर आपको लाइन दी गई, उसमें आपको 100 दिया गया, यानी आपको टोटल जो दिए हैं वो कितने 100 दिए, यानी 0 से अधिक वाले। इसके बाद फिर आपको 10 से अधिक वाले दिए गए, जरा ये देखें, आपको ये 100 जिनके 0 से अधिक अंक हैं, और 87 ऐसे विद्यार्थी जिनके 10 प्लस हैं, ये 0 प्लस और ये 10 प्लस, तो 10 से कम वाले तो इनके मिड में आएंगे, जो कि आपके कितने होंगे, तो आप कहेंगे सर 13 होंगे, कितने 13 आ जाएंगे। तो ये बात क्लियर है भाई सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 8, और इसका आंसर आप मुझे बताइए क्या बनेगा, बताएंगे इसका आंसर क्या आ जाएगा। देखो आपको क्या दिया है, आपको दिया है दो सकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं, तो बड़े वृत्त को उस उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। इसको स्पर्श करेगी, छोटे वृत्त को। तो हमें वही देखना है, छोटे वृत्त को स्पर्श करने वाली जीवा की लंबाई। तो वो जीवा कितनी होगी, मैं तो यहाँ पर बता सकता हूँ 16 होगी। कैसे, क्योंकि यहाँ पर देखो आपको ट्रिपलेट दिया गया 6, 8, 10, तो ये दोनों साइडें आपको दे रखी हैं, ये 8 निकल कर आएगी, तो 8 का दुगना कर देना अगर जीवा पूछेगी, तो 8 दूनी 16 आ जाएगा। लेकिन कैसे, वो भी तो समझ लें। देखो यहां पर अगर मैं दो सकेंद्रित वृत्त बना लूं, मैंने दो सर्कल बना लिए जिनका केंद्र एक ही है, तो इसकी रेडियस अंदर वाले की 6 और इस बड़े वाले की रेडियस कितनी 10। यहां से जब आप इनको मिलाओगे तो ये स्पर्श करती हुई एक जीवा होगी, ये आपका 90 डिग्री होगा, तो ये 6, 10, तो ये वाली जो साइड होगी ये कितनी 8 होगी, जितनी ये साइड इतनी ये होती है, तो ये भी कितनी 8 होगी। तो जीवा आपकी यहां से यहां तक की होगी, ये कितनी 8 और 8 16 आपका आंसर आ जाएगा, समझे। और इसके बाद 9 क्वेश्चन पर आ जाएं आप, क्वेश्चन नंबर 9 पर, ये आपका ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन आ गया। तो भैया ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन भी बनाते हैं, कैसे आप करोगे देख लेते हैं जल्दी से। देखो हमें दिया है साइन ए प्लस बी बराबर 1, कॉस ए माइनस बी बराबर 1/2, तो ए का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको ये पता करना है भैया साइन में एक मान किसका होता है, तो आप कहेंगे सर एक मान होता है साइन में 90 डिग्री का। दूसरा कॉस में आपका जो 1/2 दिया है ये किसका मान होता है, तो बच्चों ये होता है 60 का मान। आपको क्या पता करना है, आपको वैल्यू पता करनी है ए की, दोनों को जोड़ लें तो ये कितना बनेगा 2a,
और यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा तो 9 6 15 150 150 डिग्री, 2 से भी आप डिवाइड कर लें तो आपका आंसर आ गया 75 डिग्री। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 75 आ जाएगा ए का मान। और अगर बी का पूछेगा तो बी का आ जाएगा 15। बस आपको यही देखना है, आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 बनाइए, क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका क्या बनेगा वो और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, हमें दिया है 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से पार करने में इस ट्रेन को कितना समय लगेगा, जो कि सेकंड में आपको निकालना है। तो एक बात आपको पता होगी, अगर आपको टाइम निकालना है तो भैया टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहां पर अगर आप डिस्टेंस अपॉन यानी टाइम निकालेंगे तो दूरी कितनी, तो रेलगाड़ी अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को पार करेगी, तो ये 900 900 कितने दूरी बनेगी 1800 मीटर। चाल कितनी दी गई 108 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो गुणा 5/18, तो ये बनेगा 18 पंजे 90, 18 छक्के 108 और 6 पंजे 30, 0 3 छिंग 18। तो यहाँ पर जो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा 60 सेकंड आएगा। कितना आ जाएगा 60 सेकंड आ जाएगा। तो एक लाइन का क्वेश्चन था, इस तरीके से आप इसको बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से आप देखें। क्वेश्चन नंबर 11 बताएं आंसर क्या बन जाएगा इसका। देखो, अगर आप 11वें क्वेश्चन को देखें तो आपको दिया है कि यदि 7b माइनस 1/4b बराबर 7, कितना आपको दिया गया 7b माइनस 1/4b बराबर आपको 7 दिया गया, लेकिन आपसे जो वैल्यू पूछी गई वो किसकी, वो आपसे पूछा गया 16b स्क्वायर और प्लस 1 कितना 49, 1/49b स्क्वायर बराबर क्या होगा। अगर आप इसको देखते हैं ना, इसको तो आप इसको अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये 4b का होल स्क्वायर, और जब आप इसको देखेंगे तो ये होगा 1/7b का होल स्क्वायर, ये बनेगा। यानी यहाँ पर आपको 4 लेकर आना है, यहाँ पर लाना है 7। जब आप यहाँ पर ये 4 और 7 लेकर आएंगे तो कैसे, तो भैया आप एक काम कर लें, आप दोनों साइड में कितने से गुणा कर लें 4/7 से। किससे गुणा कर लें आप 4/7 से गुणा करिए। जब आप 4/7 की गुणा इस 7b में करेंगे तो ये कटेगा, तो आप कहेंगे सर ये आ जाएगा 4b, इसके बाद माइनस, फिर आप 4/7 की गुणा इसमें करें तो यहाँ 4 से 4 कटेगा तो कितना 1/7b आ जाएगा बराबर, यहाँ 7 से 7 डिवाइड तो ये कितना 4 आ गया। अब आप कर दें वर्ग, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा तो कितना, तो ये बनेगा भैया 4 का वर्ग 16b स्क्वायर प्लस 1/49b स्क्वायर, ये बराबर होगा 4 का वर्ग 16, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस करिए 2, इसके बाद यहाँ पर कितना दे रखा है सॉरी 4 गुणा यहाँ पर कितना दिया 1/7, तो ये आ जाएगा, तो ये बनेगा 16 प्लस 4 दूनी 8/7, 8/7, तो 16 सत्ते कितने 112 में 8 ऐड करें तो फाइनली आपका आंसर आएगा 120/7। इस तरीके से आप इसको बनाओगे। अब देखो यहाँ पर फिर से बात वही आ रही है, अगर आपने ये कंसेप्ट पढ़ रखा है तो डायरेक्ट आप ना ये लिखते, समझे, डायरेक्ट आपको ये लिखना था और आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से आप बनाएंगे। अब वही है, देखो यहाँ पर हो सकता है कुछ बिगनर हो तो मैं उनके हिसाब से भी बता के चल रहा हूँ, वरना ये समझ में नहीं आएगा उनके कि आखिर क्या कर दिया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही गजब का क्वेश्चन आपको दिया है 12, बनाएंगे इसको भाई। ये आपका कॉन्ग्रुएंट सर्वांशम पर दिया है, इसके लिए आपने ज्योमेट्री पढ़ी हो, ज्योमेट्री में भी आपने फिर में पढ़ी हूं। देखो आपको दिया है कि यदि एम कोण सी बराबर एम कोण जेड और ए सी बराबर आपको एक्स जेड दिया गया, तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एक्स वाई जेड के सर्वांशम होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें आवश्यक हैं। कौन सी शर्त यहां पर क्या होगी आवश्यक हो जाएगी। सबसे पहले
देखो जब कॉन्ग्रुएंट की बात आए तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि अगर आप एक त्रिभुज के ऊपर दूसरा त्रिभुज रख दें तो वो जो त्रिभुज होगा आपका पूरी तरह से ढक जाएगा, यानी सब कुछ सेम होता है, बस आप नाम अलग रख दें। समझे? सब कुछ सेम होगा, हाइट बॉडी वेट वगैरह सब कुछ, बस नाम आपने अलग रख दिया, ये आपका सर्वाक्षम होता है। तो यहां पर मैंने इसको नाम दिया ए बी और सी। फिर मैंने एक और त्रिभुज यहां पर बना लिया जिसका नाम आपको क्या दिया गया, तो आप कहेंगे सर इसका नाम है एक्स वाई जेड। तो भैया यहाँ पर एक्स लो, यहाँ पर वाई लो और यहाँ पर आपने जेड लिया। अब सबसे पहली कंडीशन पर आते हैं। पहली कंडीशन आपको डी ने बोला कोण सी और कोण जेड बराबर, यानी ये जो कोण सी है, कोण सी और यहाँ पर ये जो कोण जेड है, ये दोनों आपस में क्या है, तो आप कहेंगे सर ये दोनों आपस में बराबर हैं। देखो मैंने इसलिए रेड से इसको बता दिया है ताकि आप क्लियरली देख पाए। दूसरी बात, फिर से ने बोला ए सी और एक्स जेड बराबर हैं, ए सी और यहाँ पर ये जो हमारा एक्स जेड है ये भी बराबर है, ये एंगल हमारा बराबर, ये साइड बराबर। अब रूल ये कहता है कि भैया यहाँ पर दो साइड और एक त्रिभुज, सॉरी दो साइड और एक कोण अगर बराबर हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यानी सर्वाक्षम होगा। कैसे? लेकिन ये जो कोण होगा ये होता है दो साइडों के बीच का कोण, जैसे ये वाली बराबर है तो यहां पर अगर ये दोनों भी बराबर हो जाएं, कौन सी, बीसी और वाई जेड, अगर ये दोनों भी बराबर हो जाएं तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। बस हो गया ये। तो यहां पर आपका आंसर बनेगा बीसी बराबर वाई जेड, बीसी बराबर क्या आ जाएगा, वाई जेड आएगा। तो ऐसे आप इसको देखेंगे। 13वें क्वेश्चन पर आ जाएं जी, इसको बताएं, इसका आंसर आप बताएंगे आखिर क्या बनेगा वो देख लेते हैं। देखो हमें जो दिया गया क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये काफी पुराना और फेमस क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, थ्योरम बेस्ड है। आपको दिया है दी गई आकृति में ये भी एक छेदक रेखा, अब छेदक रेखा वो होती है जो जो सर्कल होता है उसको छेदती हुई निकल जाए, और पीटीपी से वृत्त की स्पर्श रेखा है, यदि पीटी बराबर आपको 8 सेंटीमीटर दे रखा है, इसमें पीए बराबर 6 सेंटीमीटर और ए बी बराबर एक्स, तो एक्स का मान ज्ञात करिए। आपको सब कुछ यहाँ पर दे दिया तो फॉर्मूला बना, सॉरी फॉर्मूला नहीं, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बस आप थ्योरम लिखिए। थ्योरम हमारी होती है पी टी स्क्वायर बराबर होता है पी ए इंटू पी बी। क्या होता है ये, पी ए इंटू पी बी होता है। अब आप ये देखो पीटी आपको दिया 8, तो 8 का वर्ग आप क्या कर दें 64। इसके बाद आप पी ए देखिए, तो पी ए आपको कितना दिया गया 6, इसके बाद पी बी आपको कितना दिया गया 6 प्लस एक्स आपको दिया गया। अब यहाँ पर हम इसको 2 से डिवाइड कर लें, 3 बार 2 से 32। अब आप इस 3 को इधर लाएं तो ये क्या बनेगा 32/3, और जब आप 6 को भी आप इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, बराबर एक्स आ जाएगा। अब 6 18 12 32 में से 18 घटा दें तो ये बनेगा आपका 14/3। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 14/3 आ जाएगी, बस हो गया ये। यानी ये काम आपको यहाँ पर करना था, तो इस तरीके से आप इसको कर देंगे तो आपका जो आंसर बनेगा वो कितना 14/3 बनेगा। समझ गए? स्क्रीनशॉट आप लेते चल रहे हैं इनका। बाकी ये देखो पेपर इन आपको ना सभी को बनाने, ये जो भी आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीपीओ की कर रहे हैं, सीएचएसएल की कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की कर रहे हैं, आप सभी पेपर का सॉल्यूशन आप देख कर जाएं, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है यही रिपीट हो गए आते हैं, थोड़ा बहुत इन्हीं में चेंज देखने को मिल जाएगा आपको, तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर जरूर लगाने होते हैं एसएससी में। अब आ जाएं, देखो आपको दिया एक दुकानदार नीचे दिए गए दो छूट संबंधी योजनाओं की पेशकश करता है। पहली, इसने बोला ए 3 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तुएं मुफ्त, यानी अगर 3 वस्तुएं खरीदोगे तो 4 वस्तुएं मुफ्त मिलेंगी। तो भैया सबसे पहले तो आप ये देखो फ्री कितनी मिल रही है 4, 3 खरीद रहे हैं तो टोटल कितनी 7। तो ये जो 7 होगा ये आपका एमपी होगा, अंकित मूल्य, 4 आपका डिस्काउंट। तो आप इसको अगर हल करें तो गुणा 100 कर लें। वैसे तो आपको अगर ये याद होगा जो 1/7 होता है यानी 14.28 होता है, तो ये लगभग में जो आएगा आपका 57% आएगा, क्योंकि 14 चौका 56 हो जाएंगे, लगभग कितना 57%। अगर आप बी योजना को देखें
अगर आप योजना बी को देखें तो आपको पता लगेगा, इसने बोला बी में 3 वस्तुओं की खरीद पर कितनी, 3 नहीं सॉरी 5 वस्तुओं की खरीद पर 6 वस्तुएं मुफ्त। तो यहाँ पर मुफ्त कितनी 6, किसकी खरीद 5, तो टोटल कितनी 11। और अगर आपको ये पता हो तो 1/11 9 कितना 09%, और यहाँ पर 6 गुणा तो आप कर देंगे 9 सॉरी ये आ जाएगा आपका 54.54%। अब आप ये देखिए इसमें जो डिस्काउंट आपका मैक्सिमम है वो किस में, तो वो आपको ए ऑप्शन में दिया है, तो आपका आंसर ए आ जाएगा, क्योंकि आपसे तो यही पूछा गया है। ये जो दुकानदार होगा किस योजना में छूट प्रतिशत अधिकतम है, तो वो ए योजना में, यानी 57%। ये बात समझ में आ गई। भैया आप इस क्वेश्चन पर आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 15। जल्दी से आप कोशिश करिए, तब तक मैं जरा बोर्ड को क्लियर कर देता हूं। आपका जो आंसर है वो आखिर क्या बन जाएगा या कैसे आप इसको कर पाएंगे, वो आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। देखो हमें क्या दिया है वो देखिए, हमें दिया है 25% का लाभ अर्जित करने के लिए 2019-20 का जो सकल राशि कितनी होनी चाहिए यदि कुल लागत समान रहती है। यानी अगर आपकी लागत समान रहे, जबकि आपको लागत कितनी दे रखी है, टोटल लागत आपको यहां पर दी है 6500 रुपए, कितनी 6500 रुपए आपको लागत यहां पर दी गई। अब इसने कहा कि अगर हमारी लागत 6500 रुपए ही रहे और इसको लाभ कितना चाहिए, तो इसने लाभ आपको बता दिया कि यहाँ पर जो लाभ चाहिए ना वो कितना 25%। तो इसको कितना कर दो आप, इसका 125 यानी 5/4 निकालें। 4 से आप इसको डिवाइड करिए, 4 एकम 4 कितने बचेंगे, तो ये बचेंगे 25, 4 छिंग 24, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। गुणा कर लें तो ये बनेगा 25 25, 5 दूनी 10 और 2 12, और 5 छिंग 30 और 1 31, 5 छिंगम 5 और 3 8। तो आपका जो आंसर यहाँ पर बनेगा वो कितना 8125 आ जाएगा, जो कि आपको डी ऑप्शन में दिया है। समझे? आई थिंक मुझे लग रहा है ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, कोई बात नहीं है, ये आंसर आपका बनेगा। समझे? इस तरीके से आप इसको बना देंगे। और इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पर, और बताएंगे आप क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपका क्या बनेगा, कैसे आप इसको कर पाओगे, वो आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, जल्दी से बताएंगे आप लोग आंसर क्या आ जाएगा आपका। बस ये कि आप लोग आंसर इसका बता दें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया है, कितने समय में 4% वार्षिक दर से 10,000 रुपए पर उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना 5% साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 8,000 रुपए पर प्राप्त होता है। यहां पर इसने ब्याज बराबर आपको दे दिया, जबकि रुपए आपको क्या दिए गए, तो आप कहेंगे सर रुपए हमें 10,000 दिए, कितने दिए गए 10,000 रुपए हमें यहाँ पर गिवन है। अब आप ये देखो आपको दर क्या दी गई, तो दर आपको यहाँ पर 4% दी गई, तो आप 4 ही लिख लें, जब दोनों साइड आप परसेंट लेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। टाइम आपको निकालना है, यहाँ पर आपको 8,000 रुपए दिए गए, और 4 और दर आपको क्या दी गई, शायद 5% आपको दर दी गई, यही तो दिया है आपको। हाँ जी यही दिया है। तो आप 4 से तो 4 डिवाइड करिए, आप 3 जीरो से 3 जीरो डिवाइड करिए, 5 कम 5 होते हैं, 5 दूनी 10, 2 से आप 8 को डिवाइड कर लें 4 बार, तो आपका जो टाइम है वो कितना 4 वर्ष आ जाएगा। टाइम कितना 4 वर्ष, बस यही आपसे पूछा गया है। 17वां क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये क्या है वो देख लें। क्वेश्चन नंबर 17, देखो सभी का बेस्ट सॉल्यूशन आपको मैं बता रहा हूं यहाँ पर। इसमें भी और छोटा कर सकते हैं, जैसे जीरो हटा सकते हैं, दोनों में 4 दिख रहा था 4 भी हटा सकते हैं, तो और छोटा ही क्वेश्चन हो जाता। ये आपको दिया है, एक पुरुष एक लड़का और एक महिला किसी काम को क्रम से 10 15 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। मिलकर काम करने पर एक पुरुष एक महिला और एक लड़का उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। आपको दिया गया पुरुष पुरुष महिला
और लड़का, ये कितना कितना टाइम लेते हैं? तो आपको जो क्वेश्चन में टाइम गिवन है वो कितना दिया गया? 10, 15, 30। 10, 15 और 30 आपको दिया गया। तो अगर आप 10, 15, 30 का एलसीएम लेंगे तो ये कितना बनेगा? 30 बनेगा। तो हमने ये मान लिया हमारा टोटल वर्क 30। तो 10 से अगर आप 30 को भाग दें 3 बार, 15 से 30 को भाग दें 2 बार, 30 से 30 को भाग दें 1 बार, तो आप 30 को अगर ये साथ में मिलकर काम करें तो एक दिन में 6, तो 30 कितने दिन में कर देंगे? 5 दिन में कर देंगे। तो आपका आंसर बनेगा 5। 18 को देखिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 18 कैसे आप इसको बना पाओगे? 18 को, क्वेश्चन नंबर 18 आखिर कैसे होगा वो समझ लेते हैं। देखो हमें दिया है cos थीटा बराबर √3/2। हमसे पूछा गया tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? ट्रिगोनोमेट्री में आगे। अब जब cos थीटा की बात आए तो भैया cos में √3/2 जो मान होता है वो 30 का होता है। तो यहाँ पर थीटा कितना आ गया? 30। अब आप मुझे बताइए tan 30 का मान कितना? 1/√3 होता है। आप इसका स्क्वायर कर दें। और cos 30 का मान कितना आपका? √3/2। और आप इसका भी स्क्वायर कर दें तो ये बनेगा आपका 1/3। और ये गुणा आ जाएगा 3/4। तो आप 3 से 3 डिवाइड कर दें, आपका आंसर आ गया 1/4। कितना? 1/4 आ जाएगा। अभी ऐसे क्वेश्चन है ना जिनमें हो सकता है आपको पेन भी उठाना ना पड़े, आप ऐसे ही कर डालोगे। आप जरा 19वां क्वेश्चन आप देखेंगे कैसे बनाएंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 19 कैसे आप इसको बना पाओगे वो देख लेते हैं। देखो हमें दिया है x बराबर -4 और y बराबर -1। वैल्यू आपको दी गई, वैल्यू पुट करनी है। तो आपको दिया है 3x की पावर 3। तो आप मुझे ये बताएं भैया, जब माइनस में कोई संख्या हो और उसकी पावर माइनस में होती है, सॉरी पावर माइनस में नहीं, वो संख्या माइनस में हो और पावर उसकी अगर विषम हो, तो जो संख्या आपको मिलेगी गुणा करने के बाद वो माइनस में मिलेगी। अगर पावर सम है तो वो प्लस में मिलती है। ये दो बातें आप याद रखें। तो यहां पर जब 4 की पावर 3 करेंगे तो ये 64 बनेगा आपका माइनस में, ये आ जाएगा। फिर आप यहां पर कर लें प्लस। फिर आपने देखा कि हमें दिया है 5x² तो हमने यहाँ पर 5 लिया। x का मान जो आ जाएगा वो कितना? प्लस में आ जाएगा आपका 4 का वर्ग 16। लेकिन जो y आपको दिया है -1 दिया है। इसके बाद फिर आप आगे अगर इसको करते हैं तो आपको दिया 12xy² तो 12। इसके बाद जो आपको x दिया गया -4 दिया गया। और जो y आपको दिया है वो आपका 1 का वर्ग आ जाएगा यानी +1 आ जाएगा। फिर आप अगर इसको आगे देखें तो आपको कितना दिया गया? +7 और y की पावर 3। तो भैया y क्या है? y को देख लें एक बार। y की पावर 3 तो y तो आपका -1 ही होगा, क्योंकि 1 की पावर -3 कर लेंगे तो यही आने वाला है। ठीक है, तो ये था। गुणा करेंगे तो ये बनेगा -3 चौक 12, 3 छक 18, 192 माइनस, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा, और ये 16 पंजे 80 आएगा। फिर इसके बाद -12 चौक 48 और -7। तो यहाँ पर 8 और 2 10 और 7, तो इकाई अंक हमारा 7 आ रहा है। तो 7 केवल आपको 327 में दिया है। तो आपका जो आंसर यहाँ पर बनेगा वो -327 बनेगा। इस तरीके से आप इसको बना पाएंगे। 327 आपका आंसर आएगा। तो ये सीधा सीधा था, वैल्यू आपको रखनी थी तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता था, आप इसको बना ही देते। अब आप जरा इस क्वेश्चन को देखिए। इसमें आपको दिया है यदि 4 संख्याएं 40, 117 और y समानुपात में है तो y का मान ज्ञात करो। समानुपात का मतलब ये है कि जो रेशो आपको 40 और 117 का दिया है वही जो होगा यहाँ पर आपको क्या दिया है? 51 और सॉरी 51 नहीं, ये 17 दिया है। वही किसका होगा? 17 और y का। तो आप अगर इसको देखो तो ये कितने गुणा, तो 9 × 27 3 गुणा, तो आप 17 का भी 3 गुणा कर दो तो y कितना आ जाएगा? 51 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर बनेगा वो 51 बनेगा। बस हो गया ये, जो कि बी ऑप्शन आपको दे ही रखा है यहाँ पर। अब आप क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 21 आप देख लें। 21 आप देखिए। देखो आपको क्या दिया है इसमें वो आप देखिए। हमें दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन
है, आखिर क्या होगा? तो सबसे पहले तो आप ये देखिए 4.2, इसका मतलब इसमें 22/7 रखेंगे तो 11 का मल्टीपल आप देखें ए ऑप्शन, तो ये आपको दिया 8 और 2 10 और 3 13, 7 8 2 10 और 3 13, 7 और 2 9 4 13। लेकिन एक बात याद रखना, 42, भैया 42 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा इस तरीके से लिखेंगे। ये भी देख लेना संख्या 8 से डिवाइड हो, 8 के लिए अंतिम 3 अंक, या फिर 4 से अगर आप चेक करें, केवल 4 का ही देखें तो अंतिम 2 अंक डिवाइड हो, तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा, ना ही आपका बी होगा, क्योंकि 25 से नहीं डिवाइड हो रहा। तो आपके पास बचा सी और डी। अब सी को देखो, क्या ये 11 से डिवाइड है? सी आपको दिया है 297.297.824, ये आपको दिया है। तो 7 और 2 9 और 2 11, 9 8 7 17 4 21, 21 में से 11, तो भैया ये तो 10 आ रहा है, इसका मतलब ये 11 से डिवाइड नहीं होगा, तो केवल आपका आंसर डी बनेगा यहाँ पर 310.464। लेकिन अगर आप इसको बेसिक से करें तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई, पाई का मान आप लेंगे 22/7, रेडियस आप लेंगे कितनी 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2, इसको हल कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हल करेंगे तो आंसर आपका मिल जाएगा। आपको क्या आएगा? अब इस पर आ जाए 22 पर, क्वेश्चन नंबर 22। देखो 22 को अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको यहां पर दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 16 और a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 90। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी क्या होगा? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसका फॉर्मूला आपका होता है a प्लस बी प्लस सी, इसका अगर आप होल स्क्वायर करते हैं तो ये बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, ब्रैकेट में आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। ये फॉर्मूला है आपका। तो यहाँ पर एबीसी आपको दिया 16, तो 16 का वर्ग करें 256 आ जाएगा, बराबर ये जो आपको ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर कितना 90 दिया गया, और ये प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब अगर आपको ये याद हो तो सीधा क्या कर लें, 256 में से 90 घटाएं आप, 256 माइनस 90, और इस 2 से भाग कर दें तो 6, 15 में से 9 घटाएंगे तो भी 6 ही आना है, 2 से डिवाइड करें तो ये आपका 83 आ जाएगा। बस हो गया ये, यानी फॉर्मूला बस आपको याद करना है और इसमें अप्लाई करा देना है, आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 को देखें आप, 23 बताएंगे 23 का आंसर आपका क्या बनेगा? आखिर 23 को आप कैसे कर सकते हो वो देखते हैं जल्दी से। 23 आपको दिया है कि यदि 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1, तो एक काम कर लो भैया, आप इनको बराबर लिख लो। आपने लिख लिया 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि बटे वाली संख्या की जब आप एक में गुणा करोगे तो ये साइड में चली जाएगी, तो ये क्या बनेगा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बन जाएगा। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल बनेगा, तो इसको आप इधर लेके आए, तो जब आप इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का, तो 3 साइन में से अगर आप साइन घटा दें 1 तो ये बचेगा 2 साइन थीटा बच जाएगा। इसको आप उधर ले गए तो बराबर ये होगा 2 कॉस थीटा, भैया 2 से 2 कटेगा, और आप दोनों साइड को अगर साइन थीटा से भाग दे दो, इधर आ जाएगा 1, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो आपका आंसर क्या आ गया? तो आप कहेंगे सर हमारा आंसर आया 1, समझ गए? तो फाइनली आपका आंसर 1 बन जाएगा इसका। तो आप जरा इसको और देखें, यह आपका क्वेश्चन नंबर 24 है। अच्छा, इसका इंग्लिश वर्जन गायब है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 बताएं भैया इसका आंसर क्या होगा? देखो आपको दिया दो धाविकाएं सोनी और मोनी एक ही दिशा में क्रम से 18 और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 200 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ना शुरू करती हैं। आरंभ से कितने समय बाद वे फिर से शुरुआती बिंदु पर मिलेंगी? यानी एक वृत्ताकार ट्रैक आपने बना लिया, आप क्या कर लें, एक वृत्ताकार ट्रैक बना लें, और ये जो ट्रैक है आपका कितना 200 मीटर लंबा। अब एक बात आपको गांठ बांध लेनी है, जब ये दोनों एक ही दिशा में जाएंगी तो आपको डिफरेंस लेना होगा इनकी चालों का। तो चाल इनकी 18-24, भाई 18-24 में अंतर 6 का आ गया, इसमें भी आप कर लो 5/18 से गुणा,
क्योंकि आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये बनेगा 6 तिया 18, 5 से 200 को डिवाइड कर लें कितना 40 बार, तो 4 तिया 12, 120 सेकंड आपका आंसर आएगा। कितना? 120, जो कि आपको ए ऑप्शन में दिया है। अब आप इसका आंसर बताएं क्वेश्चन नंबर 25, 25 का। 25 का बताएंगे, क्या आएगा आंसर 25 का? हाँ जी, देखो हमें दिया है 265 की पावर, क्या दिया है भैया पावर? यह हमें दिया है 265 की पावर 4081 प्लस 9। आपको क्वेश्चन दिया है 265 की पावर 4081 और प्लस 9। अब आप इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं? 266 से। अब ये बताइए, अगर आप 266 से इसको भाग दें तो ये 266 से कितना कम? तो ये कम है 1, कम है तो माइनस में लिखें। तो जब आप -1 की पावर 40 यानी विषम करेंगे तो ये -1 रहेगा। अभी 9 में तो भाग जाएगा नहीं, तो 9 लिख लो, 9 और 1 8, ये 9 में से घटाएंगे तो 8। तो आपका जो आंसर यहाँ पर बनेगा वो 8 बनेगा। तो ये थे आज का हमारा पेपर 14 जुलाई शिफ्ट 1 का। क्योंकि जो भी आप 2024 में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जो बिगनर हैं उनको ये सारे पेपर जरूर लगाने हैं, चाहे आप CHSL की तैयारी कर रहे हैं, CPO की कर रहे हैं, या फिर आप CGL की कर रहे हैं, या फिर आप MTS की कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ आपको शिफ्ट 2 में। तब तक के लिए बाय, अच्छे से पढ़ाई करिए। और भाई जिनका मैथ कमजोर है वो 9 बजे हमारी क्लास चलती है मैथ फाउंडेशन बैच की, यूट्यूब पर ही, इसी चैनल पर। तो आप सभी आए, वीडियो को लाइक और शेयर करें।